आगे जा रहे हैं हम दोस्त। आज थोड़ी ज्यादा चीजें याद करने के लिए दूंगा, ठीक है जी। सर टाइमिंग के बारे में हम बात कर रहे थे कि हमारे पास क्या कंफर्मेशन हमें एंड पे भेजनी चाहिए है जी। सर बेहतर ये कि आप एंड पे भेजें और पूरे साल के ट्रांजेक्शन्स को उसको वेरीफाई करवाएं। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आपकी वजह से आपकी डेडलाइन करीब है या आपका क्लाइंट मना कर रहा है, ठीक है जी, उसका कोई जो है वो बिजनेस का इशू है, तो फिर आप एंड पे ना भेजें, आप इंटरिम पीरियड में उससे पहले भेज सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप इंटरिम पीरियड में सर कंफर्मेशन भेजेंगे तो एक प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम ये आएगा कि आपके पास से मिसाल के तौर पे 31 अक्टूबर को आपने कंफर्मेशन भेजी, 31 अक्टूबर को आपने कंफर्मेशन भेजी, 31 अक्टूबर का बैलेंस लिख के, ठीक है जी। 3-4 नवंबर को आपने 31 अक्टूबर का बैलेंस कंफर्म कर लिया। 31 दिसंबर पे आप पहुंचोगे जब ऑडिट करते करते और 31 दिसंबर से आगे जाओगे, जनवरी फरवरी का महीना आएगा, तो तुम्हें एक पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि जी मैंने जिन बैलेंसेस को कंफर्म किया था और इन इंटरिम पीरियड में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई हैं तो मुझे उसको इंश्योर करना है कि उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो। अब बताएं सर क्या करे ऑडिटर, कंफर्मेशन तो 31 अक्टूबर को भेज चुका है, अब इन ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करने के लिए वो क्या करें। देखिए इसको ऑडिटर मतलब उस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ना एक तरीका बता रहा हूं। वो तरीका क्या है, क्या आप करेंगे कि आम तौर पे डेटर्स के साथ आपका बैलेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब एक बंदा एक इनवॉइस के पैसे क्लियर करता है तो दूसरी इनवॉइस के की गुड्स ले जाता है, आमतौर पर ऐसे होता है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि सर आपको पूरे साल में एक बंदा होता है जो एक दफा गुड्स खरीदता है और फिर थोड़े टाइम बाद पैसे दे देता है, पूरे साल में एक ही दफा गुड्स खरीदता है। ऐसे आमतौर पर नहीं होता है। आमतौर पर लोगों का बैलेंस यूनिक जनरली क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो स्टैंडर्ड कह रहे हैं भैया आप इन 2 डेट्स पे ना डेटर्स की लिस्ट दे दो, इन 2 डेट्स पे डेटर्स की लिस्ट दे लो और देखो उनमें किस किस जगह पे मटेरियल चेंज आया, इसमें किस किस जगह पे मटेरियल चेंज आया। मुझे बताइए मटेरियल चेंज बैलेंसेस में आया होगा ट्रांजैक्शंस में, बैलेंसेस में आया क्योंकि हमने डेटर्स दिए, ठीक है जी। अब उनमें मुझे बैलेंसेस के अंदर मटेरियल चेंज नजर आया, जिनमें मटेरियल चेंज नजर आया आपने वो सेलेक्ट कर लिया कि यार ये मटेरियल चेंज वाले, बाकियों में तो कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर जैसे रिसीवेबल है आखिरी 2 महीने के एंड में भी रिसीवेबल वही है, तो उसमें कोई खातिर प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन नहीं हुई। लेकिन सर जिनमें मटेरियल चेंज है, मटेरियल चेंज कैसे होगा, एक का रिसीवेबल इधर 100 रुपए होगा तो इधर 1000 रुपए हो गया होगा, एक का रिसीवेबल यहाँ कुछ नहीं होगा तो यहाँ 1000 रुपए हो गया होगा, एक का रिसीवेबल इधर 1000 रुपए होगा तो इधर कुछ नहीं होगा। ऐसे चेंजेस आ जाए तो आप उसको उठा लें, ठीक है। अब आपने सेलेक्ट कर लिया उन बैलेंसेस को जिसमें मटेरियल चेंज आया, ठीक है जी। अब आपने क्या किया जनाब, मुझे बताओ जो तुम सैंपल सेलेक्ट करोगे ये उन लोगों को सेलेक्ट करोगे जिनको आपने कंफर्मेशन भेजी है या सब सारे डेटर्स को देखोगे जी। नहीं ये याद रखना हम सारे डेटर्स की लिस्ट उठाते हैं, 31 अक्टूबर पे भी सारे डेटर्स और 31 दिसंबर में भी सारे डेटर्स, वो नहीं जिनको हमने कंफर्मेशन भेजी है। 31 अक्टूबर को हमने लिस्ट उठाई होगी 500 लोगों की, भेजा हमने 50 को कंफर्मेशन होगा। लेकिन सर जब मैं 31 दिसंबर के आगे जाऊंगा और मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ 31 अक्टूबर को और 31 दिसंबर को, तो मैं 500 लोगों को देखूंगा, क्योंकि हो सकता है कि 31 दिसंबर को एक बंदा इमटेरियल बैलेंस कैरी कर रहा हो, लेकिन 31 दिसंबर को क्या मटेरियल बैलेंस, तो मुझे मटेरियल चेंजेस देखनी है दोनों दोनों डेट्स के बीच में। डन। अब मैंने क्या किया सर, दोनों की लिस्टें उठाई मुकम्मल लेटर्स, 31 अक्टूबर 31 दिसंबर दोनों में क्या देखा सर, मटेरियल चेंज देखा। अब मटेरियल चेंज देखने के बाद मैंने सर को 60 लोगों को सेलेक्ट कर लिया कि यार ये 60 लोग हैं, मे भी उनमें से किसी को कंफर्मेशन गई हो, मे भी उनमें से बहुत सारे लोगों को कंफर्मेशन नहीं गई हो। अब मैं ये देखूंगा सर कि इन ट्रांजेक्शन्स को अब मैंने वेरीफाई करना है। अब मैं जाऊंगा सर कंपनी के कंट्रोल्स देखूंगा, कंट्रोल्स देखूंगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करूंगा कि आया कंपनी के कंट्रोल स्ट्रांग हैं या नहीं है, ठीक है जी। किन ट्रांजैक्शंस के ऊपर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करोगे, आइडेंटिफाई किए कंट्रोल ट्रांजैक्शन बेस्ड होते हैं या प्रोसेस बेस्ड होते हैं, प्रोसेस बेस्ड होते हैं भाई, ट्रांजैक्शन बेस्ड नहीं होते। अब मैंने आपने सेलेक्ट कर लिया लोगों को, अब मैं जाके क्या कर रहा हूं सर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बाद मुझे अंदाजा होगा कि अगर इस कंपनी के कंट्रोल स्ट्रांग हैं तो मैंने जो लिस्ट में से लोग पिक किए उनकी ट्रांजैक्शंस पे मुझे काम कम करना पड़ेगा।
और अगर मैंने कंट्रोल्स चेक करने के बाद ये एनालाइज किया कि इस कंपनी के कंट्रोल्स क्या है, वीक है, तो मुझे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स काफी ज्यादा करना पड़ेंगे। और अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर काफी ज्यादा करना पड़े और उसके बाद भी रिजल्ट दिया है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, तो मैं 31 दिसंबर को वापस कंफर्मेशन भेजूंगा। और अगर मुझे लगा कंट्रोल्स बहुत स्ट्रांग है तो मैं थोड़ा सा काम करूंगा और मेरे पास एक रीजन भी आ जाएगा कि मुझे 31 दिसंबर को दोबारा कंफर्मेशन नहीं भेजनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कंट्रोल रिस्क ना होने के बराबर, रिस्क को मटेरियल स्टेटमेंट ना होने के बराबर। तो बता प्रोसीजर क्या रहा। 31 अक्टूबर को कंफर्मेशन भेजी, बैलेंसेस कंफर्म किए, 31 दिसंबर तक पहुंचे, दोनों डेट्स पे लिस्ट उठाई रिसीवेबल्स की, दोनों डेट्स पे देखा मटेरियल चेंज कहाँ है, उनको सेलेक्ट किया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करके ये एनालाइज किया कि मुझे इन लोगों की ट्रांजैक्शंस को किस हद तक, किस एक्सटेंट तक जो है वो वेरीफाई करना है। सर मुझे पता चला कंट्रोल्स बहुत वीक हैं, तो सर मैं ठीक ठाक सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करूंगा और इन 2 महीने की ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा। और मोस्ट केसेस में मुझे शायद दोबारा कंफर्मेशन भेजना पड़ जाए अगर कंट्रोल्स वीक है, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आ रहा। और अगर कंट्रोल स्ट्रांग है और सर मेरे पास रिजल्ट आ गया सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करके कि यार ठीक है कोई मसला नहीं, अच्छा ये जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होंगे क्या होंगे, क्या देख लेंगे हम ट्रांजेक्शन, सेल्स रिकॉर्ड्स निकलवाएंगे, इनवॉइसेस निकलवाएंगे, डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स निकलवाएंगे, सब्सिक्वेंट रिसीट्स देखेंगे, ठीक है जी, ये सारे मामला देखेंगे। लेकिन हम कितने महीनों की ट्रांजेक्शन देख रहे होंगे सर, 2 महीनों की ट्रांजेक्शन, ठीक है जी, 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। ऐसा अब अगर मैं पूरे को ग्लोबल को समराइज करूं, 31 अक्टूबर को कंफर्मेशन भेजी, 31 दिसंबर को बैठे में दोनों डेट्स में हमने लिस्ट उठाई, ठीक है जी, लिस्ट में देखा कि किन में मटेरियल चेंज आया, ठीक है जी, उनको उठाया। सर फिर हमने कंट्रोल्स टेस्ट किए, सेल्स के ऊपर कंट्रोल्स कैसे लगे हुए, और सर सेल्स के कंट्रोल्स चेक करने के बाद फिर हमने देखा कि जनाब इनमें जो मटेरियल चेंज वाले लोग हैं इनकी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना शुरू किया, या तो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन वेरीफाई करनी पड़ेगी या थोड़ी सी ट्रांजैक्शन वेरीफाई करनी पड़ेगी। उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे कि आया सब कुछ सही है, मुझे मजीद काम करने की जरूरत नहीं है। और अगर जवाब आता है कि नहीं सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, दोबारा कंफर्मेशन भेजनी पड़ेगी 31 दिसंबर को, एज इफ के प्रोसीजर में पहली दफा कर रहा हूं। ऐसा याद रहेगा जी। कौन सी, नहीं 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 बेटा, एक चीज याद रखो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एक कंटिन्यूअस प्रोसीजर है, बार बार आपको चीजें देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि एक दफा कर लिया तो कहानी। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स पढ़े, कहाँ कब करते हैं, गलत पूरे ऑडिट में चल रहे होते हैं, जगह जगह आपको स्टैंडर्ड क्या कहता है कि ये मामला हुआ तो रिस्क असेसमेंट चेंज हो जाएगी तुम्हारी, रिवाइज हो जाएगा रिस्क असेसमेंट। तो बार बार क्यों कहते हैं कि रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर थ्रू आउट कर रहे होते, ठीक है जी। तो याद रखना है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कॉर्नर करके हम नहीं करते सर, ठीक है जी। हमें जरूरत क्यों पड़ी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने की सर, क्योंकि हमने एक्सटेंट ऑफ वर्क देखना है कि 2 महीनों के काम पर हम कितना रिलाय करें, ठीक है। अब आए जरा देखें सर स्टैंडर्डनेस की वर्डिंग से आती सर, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। ऐसा वी नीड टू इंश्योर दैट ट्रांजैक्शंस आर नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड, ठीक है जी। मैनेजमेंट ने मना कर दिया तो कंफर्मेशन एंड पे कंफर्मेशन भेजेंगे। देखो अगर मैनेजमेंट ने एंड पे भी मना कर दिया ना, तो वही बात आ जाएगी, हमारे स्कोप लिमिटेशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अगर हमने सर वैसे ही वेरीफाई कर ली ट्रांजैक्शंस और उसके बाद हमें जरूरत ही ना पड़ी कंफर्मेशन भेजने की, तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं है। कंफर्मेशन का जवाब ना आए तो अभी आ रही सारी चीजें आ रही है बेटा आज की क्लास, ठीक है जी। देखो मैं फिर रिपीट कर दूंगा, काफी डिटेल में चीजों को लेके चलूंगा। अब तुम्हारी अकल और तुम्हारा हुआ है कि तुम उसको किस हद तक फिट करते हो। अभी आपने लोग चीजें पढ़ी, लोगों को यही नहीं पता टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किस चीज पे करना है। बस किताब में लिखा है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना है, कहाँ करना है, किस चीज पे करना है। सर आपने सेल्स का प्रोसीजर देखना है, कैश रिसीट का प्रोसीजर देखना है, सेल रिटर्न का प्रोसीजर देखना है, सब पे आपने देखना। पेरोल नहीं है इसमें, क्यों पेरोल आ गया, इसमें क्यों पेरोल आ गया जी। देखेंगे हम तो ये देखते हैं ना कि टोटल बेसिस। देखो मुझे जहाँ डाउट होता है ना कि यार ये मटेरियल ही एग्रीगेट होके जो है वो मैं एग्रीगेट होके मटेरियल हो जाएंगे, मैंने देखा ना सर, ठीक है जी। अब आए जरा जी, ऑब्टेन लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑन द डेट at the date on which confirmation is sent and balances at the end of the year and look for balances that materially change, ठीक है जी। किन डेट्स पे हमने उठाया, डेट ऑन विच कंफर्मेशन इज सेंट एंड एट ईयर एंड, ये 2 डेट्स याद रहेंगे, कंफर्मेशन डेट और ईयर एंड डेट। और हमने क्या देखा, जो बैलेंसेस मटेरियली चेंज हुए। फिर परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल ओवर इंटरिम ट्रांजैक्शंस, ठीक है जी, टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, ठीक है जी। अब बताओ हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर दिए और हमने देखा कि हमारे कंट्रोल इफेक्टिव है नहीं,
और अगर हमारे कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, रिकॉर्डिंग उसकी ऑथेंटिसिटी, फिर हम से क्या करेंगे, क्या अज्यूम कर लेंगे कि हमारे जो है वो ठीक है। अच्छा, पिक मेजर ट्रांजैक्शन फ्रॉम द सिलेक्शन मेड एंड परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर। जिस सब्सटेंटिव प्रोसीजर किस एक्सटेंट पे होने चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के रिजल्ट्स क्या है। ठीक है जी, अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के रिजल्ट्स अच्छे हैं, कंट्रोल रिस्क कम है, रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट ना होने के बराबर है, तो आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजर आसान होंगे। आपने डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स देख लिए, ठीक है जी, ज्यादा। लेकिन अगर सर रिस्क ज्यादा है तो मैं शायद डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स भी देखूं, मैं इनवॉइस भी देखूं, मैं सब्सिक्वेंट क्लियरेंस भी देखूंगा, मैं 10 चीजें देखूंगा इसके। ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा देखो यार, चीज याद रखना, एक बच्चा कह रहा है अगर हमने कंफर्मेशन भेजी 31 को अक्टूबर को, रिप्लाई 31 दिसंबर को आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऑडिट पे ही बैठे हुए हैं ना, रिप्लाई आ भी गया तो हम देख लेंगे उसको, क्या टेंशन है, रिप्लाई जब भी आ जाए उसका ऑडिट से पहले आना चाहिए। कंक्लूजन जी, या तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट हो जाएगा तो हम कंक्लूड कर देंगे कि मामला सही है, या नहीं होगा तो हम कंक्लूड करेंगे कि जी हमने कंफर्मेशन को दोबारा भेजना है ऐसा। और कंफर्मेशन को जब दूसरी दफा भेजोगे तो ऐसे भेजोगे जैसे तुम पहली दफा प्रोसीजर कर रहे हो, याद रहेगा भाई। अच्छा जी, अब मेरा सवाल है सर, गौर सुनिए। मेरा सवाल है सर मुझे एक बात बताएं, मैंने कल एक चीज आपको पढ़ाई थी, तला भाई क्या नाम है, तो पहले तुमसे स्टार्ट लेना। मैं कल एक चीज आपको पढ़ाई थी कि किस जगह पे आप स्किप कर सकते हो कंफर्मेशन जी। ठीक है, ठीक है, और ये इतनी चीज है यार, इतना बड़ा तूने माशाल्लाह दिमाग पकड़ा हुआ है, कहाँ ये कहाँ छुपाता है चीजों में। रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट कम हो, मटेरियल अमाउंट ना हो, ठीक है जी, हमारे पास सर मैनेजमेंट मना कर दे, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से आपको सारी चीजें मिल चुकी है ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ सर, मैं 31 अक्टूबर के ऊपर सारी चीजें लेके बैठ गया, देख ली, उसके बाद सर सब्सिक्वेंटली जितनी ट्रांजेक्शन है, मैं जनवरी में बैठा हूँ चेक कर रहा हूँ उनके अगेंस्ट कैश आ गया नहीं आ गया, कैश आ गया सबके अगेंस्ट, कैश सबके अगेंस्ट आ चुका है। ठीक है जी, 31 अक्टूबर को मैंने लिस्ट पकड़ी, 31 दिसंबर को लिस्ट पकड़ी, मटेरियल चेंजेस उठाई, उनकी ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के बाद पता चला 96% डेटा से कंफर्मेशन 31 दिसंबर के बाद पूरा पैसा रिकवर हो चुका है। क्या मुझे कंफर्मेशन भेजनी चाहिए? दो कंपनी के कंट्रोल्स वीक है, नहीं भेजनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एविडेंस अच्छा खासा ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से कलेक्ट हो चुका है, मिल चुका है, तो क्या करना है फिर कंफर्मेशन। देखो मैंने कंक्लूजन में क्या लिखा है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्टेड, तो फिर आपको दोबारा कंफर्मेशन भेजने की जरूरत नहीं है। ये याद रखना, एग्जामिनर दो कॉन्सेप्ट्स को मिला के सवाल बना सकते। 31 अक्टूबर को हमने कंफर्मेशन भेजी और फिर हमें लगा कि जी कंट्रोल्स वीक हैं, तो हमने ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए जब हम बैठे तो हमें नजर आया कि जी मेजॉरिटी जो ट्रांजैक्शन से कैश रिसीव होना था वो रिसीव हो चुका है, मेजॉरिटी अमाउंट रिसीव हो चुकी है। ठीक है जी, तो क्या वो मजीद कंफर्मेशन भेजनी चाहिए? हम कहेंगे नहीं भेजनी चाहिए। क्यों? नहीं सर, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से आपके पास सारा ऑडिट एविडेंस आ चुका है ऐसा। जी मेरा बच्चा, देखो अब ये डिपेंड करता है कि वो मटेरियल है या इमटेरियल है। अगर रेजिडुअल अमाउंट इमटेरियल है तो हमारे पास एक और एक्सेप्शन अवेलेबल है, किस चीज की, टोटल इमटेरियल हिसाब किताब बनना, नहीं भेजेंगे हम उसको। अच्छा जी, अब आती है जी सिलेक्शन ऑफ पार्टी, इस पर प्रैक्टिकल सवाल करा रहा हूँ, ध्यान देना, इसको गलती नहीं करनी। किन पार्टीज को आप कंफर्मेशन भेजते हो, है जी, किन पार्टीज को? आओ जरा एक एक करके। अभी हमने पढ़ा किस जगह पे आप कंफर्मेशन स्किप कर सकते हो, अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कहाँ कंफर्मेशन भेजना है। देखो बस ये याद रखना, स्टैंडर्ड कहता है कंफर्मेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेजर रिसीवेबल्स एंड रिस्की रिसीवेबल्स। ठीक है जी, मेजर भी हो रिस्की भी, ये आप कवर करना है, आपका ऑब्जेक्टिव ये। तो सर मेजर हो रिस्की भी हो, इसकी कैटेगरी एक, ये बड़ी बात है ये, इसके नीचे कितने लोग आते हैं वो देखिए। जी जनाब, आप उनको भेजोगे जिनके पैसे लॉन्ग आउटस्टैंडिंग, सालों से ड्यू हैं, आप भेजोगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? बैड डेट्स के अलावा सर बोगस रिसीवेबल हो सकते हैं, ठीक है ना, जिससे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आपके क्रिएट हो जाएंगे, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को फिर आपको रिस्पॉन्ड करना होगा। लॉन्ग आउटस्टैंडिंग डेटर्स को हम क्या करते हैं, कंफर्मेशन लाजमी भेजेंगे। ठीक है, नंबर 2
हाँ ये लाजमी वाला अनयूजुअल फ्लक्चुएशन। अच्छा अनयूजुअल फ्लक्चुएशन, अच्छा मुझे रिस्क भी बताते रहे ना। लॉन्ग आउटस्टैंडिंग को क्यों भेजेंगे? जैसे बच्चे ने कहा प्रोविजन का मसला है, और सर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है, बोगस रिसीवेबल, रिस्क बताते रहे। अनयूजुअल फ्लक्चुएशन, सर ओपनिंग बैलेंस इस बंदे का 100 साल के स्टार्ट पे, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 10,000, क्या चीज? ओवर स्टेटमेंट हो सकती है सर, गलती भी हो सकती है, फ्रॉड भी हो सकता है, ठीक है जी, सीधी बात है सर, रिस्क है इसके अंदर, ठीक है जी, सेल्स ओवर स्टेट की होंगी ऐसा। व्हाट इफ के 10,000 शुरू में हो, 100 क्लोजिंग हो। अब सर सेल्स से ज्यादा रिस्क मटेरियल में, सॉरी इन्वेंट्री में और मशीनरी में, क्यों? एक बंदे ने आपसे खरीदना बंद कर दिया, इंडिकेट कर रहा है कि भाई आपकी मार्केटेबिलिटी कम हो रही है प्रोडक्ट्स की, तो सर आप चेक कर लो कि आपके पास जो इन्वेंट्री पड़ी है कहीं उसकी एनआरबी का तो मसला नहीं आ गया, और अगर एनआरबी का मसला आ गया तो ये चेक कर लो कि इस मशीन से वो बन रही है, उसकी वैल्यू इन यूज का तो नहीं मसला आ गया। अब रिस्क आप चेक करें, सेल रिसीवेबल्स का अनयूजुअल बढ़ना, सर सेल्स की ओवर स्टेटमेंट का रिस्क, सर अनयूजुअली कम होना, सेल्स से ज्यादा इन्वेंट्री और मशीनरी का रिस्क, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग डेटर्स, बोगस रिसीवेबल्स, फ्रॉड रिस्क का मसला, ठीक है जी। नेगेटिव बैलेंसेस, ना आप सुनो नेगेटिव बैलेंसेस में क्या मसला है, सुनो। देखो दो सिचुएशन है, दिमाग में रखना। एक बंदा हमारा सप्लायर भी है, कस्टमर भी है, ठीक है जी। तो एक अच्छा अकाउंटिंग सिस्टम क्या करता है कि उसकी सेल्स की ट्रांजैक्शंस को अलग रखता है, उसकी परचेज की ट्रांजैक्शन को अलग रखता है, उसके दो अकाउंट सिस्टम में खुले होते हैं, एक अकाउंट नहीं होता, ठीक है जी। एज ए सप्लायर उसको अलग रखते हैं, एज ए कस्टमर उसको अलग रखते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि किसी जगह उसका बैलेंस नेगेटिव आ जाए? नहीं है पॉसिबल, क्यों? अगर आप उसका सर पेबल का अकाउंट अलग रख रहे हो, रिसीवेबल का अकाउंट अलग रख रहे हो, तो दोनों जीरो हो सकते हैं, नेगेटिव में तो नहीं जा सकते। आइडियली तो यही होना चाहिए। नेगेटिव पता कब आता है? एक बंदे ने आपको पैसे दिए, आपने वो रिकॉर्ड कर दिया कि कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, लेकिन सर जिस सेल्स के अगेंस्ट दिए थे वो सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुई। गलती हो सकती है कि सेल्स रिकॉर्ड नहीं की, पैसे आ गए वो रिकॉर्ड कर दिए, बैलेंस किसमें चला गया? नेगेटिव में चला गया। किसी और के पैसे किसी और के अकाउंट में मार दिए, ऐसा है, मसला है। मुझे बताओ इसमें क्या मसला है, ये कौन सा रिस्क है? ये रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एरर की वजह से या फ्रॉड की वजह से? सर ये फ्रॉड की वजह से भी हो सकता। कंपनी का पैसा डायरेक्टर अपने अकाउंट खोल के उसमें मार दे, ले जाए, ठीक है जी, और फिर कहे कि गलती से जी ले गए थे हम, गलती से अकाउंट में मार दिए थे पैसे, बाद में पता चला। सर ये चीज याद रखना, दोनों है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स भी है इसमें और एरर्स भी। अब मुझे एक चीज ये बताओ, नेगेटिव बैलेंसेस क्यों भिजवाते हैं? आमतौर पर रिसीवेबल में नेगेटिव बैलेंस नहीं, रिसीवेबल में नेगेटिव बैलेंस इंडिकेट करता है आपका कंट्रोल वीकनेस, कि सेल बुक नहीं की, पैसे आ गए, पैसे किसी और के थे, किसी और को मार दिए, ठीक है सर, मामला आउट है ऐसा। फिर नेगेटिव बैलेंस तो और एक केस में आ सकता है, वो भी कंट्रोल वीकनेस है, डेटर और क्रेडिटर का बैलेंस एक ही जगह में ला रखा हुआ, ये गलत बात है, होना ही नहीं चाहिए, ठीक है जी, होना ही नहीं चाहिए। क्यों? बाल औकात एक बंदे से रिसीव करने अभी और पे करने 3 महीने बाद, अगर आप नेट करके दिखाओगे तो मामला आउट हो जाएगा। एक बंदे से रिसीवेबल और पेबल नेट हो सकते हैं अगर दोनों की मैच्योरिटी सेम टाइम की हो। तो अब अगर वो पूछे नेगेटिव बैलेंसेस में रिस्क क्या है, कंट्रोल वीकनेस है सीधी सीधी। सर रिसीवेबल पेबल अगर डिफरेंट मैच्योरिटी हो तो नेट करना सही नहीं है। दूसरा कंट्रोल वीकनेस पे ये कि सर इस बंदे ने पैसे दिए हैं, किसी और को मार दिए। तीसरा इसमें रिस्क ये कि सर पैसे तो उसके अकाउंट में डाले नहीं, एसोसिएटेड सेल्स रिकॉर्ड करना भूल गया, वो चीज याद रहेगी। लॉन्ग आउटस्टैंडिंग में क्या रिस्क है? क्रेडिट्स का रिस्क है सर, बोगस सेल्स का रिस्क है, अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस में बढ़ जाए तो ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स कम हो जाए तो पेमेंट और इन्वेंटरी की एनआरबी का रिस्क है। नेगेटिव बैलेंसेस कंट्रोल वीकनेस है सर, कंट्रोल वीकनेस की वजह से हमारे रिस्क असेसमेंट का सेटअप चेंज हो जाएगा, रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट बढ़ जाएगा हमारा, हमें फिर उसको रिस्पॉन्ड करना होगा। नेगेटिव बैलेंसेस इंडिकेट करते हैं सर रिसीवेबल पेबल को नेट कर दिया है, गलती। सर नेगेटिव बैलेंसेस इंडिकेट करते हैं कि किसी और के पैसे किसी और के अकाउंट में मार दिए, गलती। नेगेटिव बैलेंसेस इंडिकेट करते हैं कि सर सेल्स बुक नहीं की और रिलेटेड अमाउंट रिसीव करके अकाउंट को नेगेटिव में ले गए, गलती। ऐसा याद रहेगा। अच्छा जी, फिर सर नया कस्टमर है, मटेरियल बैलेंस है, नया कस्टमर है, मटेरियल बैलेंस, सीधा सीधा फ्रॉड रिस्क है। क्यों? सेल्स से गलत 2 नंबर सेल्स किया तुमने। वो देखो आमतौर पे कोई नया कस्टमर आता है ना, टाइम लेते हैं हम उसको एक मटेरियल अमाउंट देने के लिए, टाइम लेते हैं हम उसका, थोड़ा बिजनेस करते हैं,
फिर हमें आइडिया होता है। लोगों ने जो क्रेडिट मैट्रिक्स बनाया होता है, प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ। क्रेडिट मैट्रिक्स क्या होता है? हारिस को मिसाल के तौर पर कितना उधार देना, ये डिपेंड करता है कि हारिस कितना बड़ा बिजनेस रन कर रहा है और हारिस से मैं कितने टाइम से डीलिंग कर रहा हूँ, ये दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। हारिस को मैं सर मे बी 1 लाख का माल देता हूँ पहले साल, हारिस बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, पहले साल 1 लाख का माल दूंगा, लेकिन सर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा इसकी क्रेडिट लिमिट क्या करता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा। हारिस बहुत नया बिजनेसमैन है तो शायद मैं उसको कम क्रेडिट, तो दो चीजों पर डिपेंड करता है सर क्रेडिट लिमिट, आप कितने साल से डीलिंग कर रहे हो और उस बंदे की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। ठीक है जी, दोनों फैक्टर काउंट होते हैं। मुझे एक बात बताएं, नए कस्टमर को आप इतना बड़ा क्रेडिट दे दो, सीधा सीधा फ्रॉड रिस्क है। ठीक है जी, अब बताएं जी उसके बाद, इसके बावजूद यार हम बड़ा रिलेक्टेंट होते हैं बड़ा एक्सपोजर लेने से, और अगर ले रहे हैं ना बड़ा एक्सपोजर तो ये इटसेल्फ एक रिस्क है। और वो रिस्क इस चीज का है कि आपकी कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन उसके अंदर हिस्ट्री नहीं हो सर, आपको नहीं पता हो कैसे रिस्पॉन्ड करे। ठीक है ना, आमतौर पे लोग बड़े रिलेक्टेंट होता है, बैंक के पास जाओ ना पहली दफा लोन लेने की, आपको इतनी डॉक्यूमेंटेशन करेगा, इतनी डॉक्यूमेंटेशन करेगा, लेकिन आप एक दफा उसके बाद सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर लो ना, अगली दफा 10% डॉक्यूमेंटेशन होगी इनिशियल लोन के मुकाबले। मैं तो लिया ना लोन लिया, मैं तो आइडिया है मुझे। अच्छा जी, फिर क्या है सर हमारे पास कस्टमर विद राउंड अमाउंट बैलेंस। अच्छा ये क्यों पॉसिबल नहीं? देखो एक चीज याद रखो, गौर से सुनो, जब हम सेल्स बुक करते हैं ना तो बाद औक़ात उसके साथ हम जो है वो छोटे मोटे टैक्सेस भी काट रहे होते हैं। ठीक है जी, सेल्स टैक्स भी लग रहा होता है। ठीक है जी, बाद औक़ात सर आप उसको डिस्काउंट दे रहे होते हो, अभी उन 500 रुपए की चीज पे आपने 6% का डिस्काउंट दे दिया तो वो राउंड ऑफ अमाउंट नहीं रहेगी। ठीक है जी, 12.5% डिस्काउंट दे दिया आपने 8,970 रुपए की सेल्स पे, तो मामला आउट हो जाएगा। तो डिस्काउंट्स की वजह से, कंसेशंस की वजह से, रिबेट्स की वजह से, ठीक है जी, टैक्सेस की वजह से क्या हो सकता है, राउंड ऑफ, रेयरली किसी का राउंड ऑफ अमाउंट मौजूद होता है। यार क्या नाम है तुम्हारा, देख जल्दी बताओ, राउंड ऑफ बैलेंसेस क्यों नहीं आते कस्टमर्स के आमतौर पर, क्यों नहीं आते, रीजन क्या? और ट्रेड डिस्काउंट की वजह से, डिस्काउंट कौन से डिस्काउंट, तू कर क्या रहा था उसको? आगे बढ़े हम दोस्त, याद रहेगा क्या क्या चीज, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग, अनयूजुअल फ्लक्चुएशन, नेगेटिव बैलेंसेस। अब मैं आपको दे रहा हूं सर एक लिस्ट, आप मुझे बताएं कि किन को कंफर्मेशन मैं स्किप कर सकता हूं, ठीक, और किन को कंफर्मेशन भेजना लाजमी है। लिस्ट आपके सामने है, शाबाश। जी करो करो, ऐसे इस तरह नहीं करो, मिस्टर नादिर को भेजो, क्या पेपर में लगा हुआ मिस्टर नादिर को भेजो, लिखो इसको अपने पास। राउंड ऑफ बैलेंसेस सही होते हैं, आमतौर पे लोगों के नहीं होते, क्योंकि जब लोग सेल्स करते हैं ना तो उसके बाद उनको डिस्काउंट देना, ठीक है जी, रिबेट्स देना, ठीक है जी, इस तरह की चीजों की वजह से आमतौर पे राउंड ऑफ बैलेंसेस बहुत रेयर होते हैं। जी अच्छा देखो, इसकी अंग्रेजी लिखना बहुत आसान है। नहीं, नादिर को कंफर्मेशन भेजना चाहिए बिकॉज इट्स अ लॉन्ग आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ठीक है जी, जैसे मिस्टर जमील को कंफर्मेशन भेजनी चाहिए बिकॉज देयर इज अ मटेरियल चेंज इन इट। ठीक है जी, टेबल बना देकर रीजन लिख दो, ऊपर हेडिंग डाल, हाँ बिल्कुल बेहतरीन तरीका है। भैया आप ही अभी
जी किसको नहीं भेजना? चलो चेक कर देंगे अंदाजे से। चलो जी नादर को भेजना चाहिए। यस बिकॉज इट्स अ लॉन्ग आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अच्छा एक बात बताओ, आपने नादिर के अगेंस्ट प्रोविजन क्यों नहीं बनाया? यहाँ तो नजर आ रहा था नादिर के अगेंस्ट कोई प्रोविजन नहीं बनाया। सब्ट्रैक्ट करके एक बात बताओ, एक बंदे से 100 रुपए रिसीवेबल है, नहीं दे रहा पैसे, आपने उसके अगेंस्ट 20 रुपए का प्रोविजन बना दिया, अब रिसीवेबल कितना हो गया? कंफर्मेशन किसकी भेजोगे, 100 की 80 की? 100 की भेजेंगे। याद रखना ये रिसीवेबल्स की लिस्ट हमेशा ग्रॉस होती है। आपने अगर कोई कंफर्मेशन भेजी कि आपने 80 देना, कहेंगे हाँ हाँ मैंने देने ही 80 है, थोड़ा और रुक जाओ 60 देने मैंने, थोड़ा और प्रोविजन बना लो। ठीक है जी, तो याद रखना ये प्रोविजन से नेट नहीं है, ये ग्रॉस है। ठीक है जी, तो सर हमने नादिर के अगेंस्ट कंफर्मेशन इसलिए भेजनी है कि लॉन्ग आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, चेक करते रहो ये एग्जिस्ट भी करता है नहीं करता है, गायब हो गई ऐसा। अच्छा जमीन भेजनी चाहिए क्योंकि अनयूजुअली इसका अमाउंट बढ़ जाता है, रिस्क कैश में होगा सेव ऐसा। अब एक बात बताओ, नादिर अगर ये जमीन अगर रिलेटेड पार्टी होती तो कंफर्मेशन ही नहीं भेजते हम, और रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है, और रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है जी, क्योंकि अनयूजुअल फ्लक्चुएशन। नहीं नहीं मतलब इससे रीजन मान लो जाहिद को तुम चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, तो रीजनेबल छोटा सा अमाउंट है और कोई मटेरियल चेंज भी नहीं है। बल्लू नया कस्टमर है सर, मटेरियल नहीं, मटेरियल नए कस्टमर को किसको भेजना है? तो मटेरियल बैलेंस कमाल को आपने भेजना है क्योंकि नया कस्टमर है, और नवाब को राउंड ऑफ बैलेंस है चर्चियों, राउंड ऑफ बैलेंस है नवाब का, इसको भी भेजेंगे हम। ये कैसा बंदा जिससे 1,20,000 रुपए रिसीवेबल है, इसका मतलब है इसको भी भेजेंगे, इसको भी भेजेंगे, इसको चाहे स्किप कर दें, इसको चाहूं स्किप कर दूं, इसको भी भेजूंगा, इसको भी भेजूंगा। जी मेरा बच्चा, अच्छा लिखना है, चलो लिखो। देखो रिबेट्स होते हैं, डिस्काउंट्स होते हैं, ठीक है जी। हाँ अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने भी फिर किताब ली ना, इसके पीछे एक रेट लिखा हुआ है, इस रेट पे थोड़ी मिली हुई है, ऐसा है या नहीं? तो याद रखना सर, जब बालों का डिस्काउंट ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, तो जनरली राउंड ऑफ बैलेंस एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना, ऐसे आ रहा होगा 19,617 रुपए, उसका रीजन क्या होता है? बालों का सर डिस्काउंट लेते, बालों का रिबेट्स मिलते हैं। रिबेट्स क्या होता है? रिबेट्स ये होते हैं कि जी क्वांटिटी डिस्काउंट की एग्जाम्पल है, आपने जी 10 यूनिट खरीदे, डिस्काउंट नहीं, 11वां खरीदा पूरे 10 पे डिस्काउंट। ठीक है जी, तो उससे क्या हो जाता है? बैलेंस जरूरी नहीं कि वो प्रैक्टिकली यस, चेक ही उतनी अमाउंट का बनाता है। हाँ हाँ, अच्छी कंपनियों में तो आपका जो सिस्टम है वो लिंक्ड होता है आपके बैंकिंग सिस्टम से। ठीक है ना, जैसे हमारे जमाने में एक गैजेट दिया जाता था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, हमारा लेजर लिंक हो जाता था उसमें, आपके पास छोटा सा गैजेट होता था, उस पर आपको एक बीप आती थी कि जी चेक्स के लिए ना डाटा तैयार होगा, जिनके ड्यू डेट से हम तैयार हो चुके, आप बटन दबा देते, आपके प्रिंटर से चेक प्रिंट होना शुरू, और आप साइन करके उसको दे दो, खत्म, उस पर अमाउंट प्रिंटेड होती है। ठीक है जी, उससे यह आसान हो जाता है कि जब बैंक से पैसे निकलते हैं ना, तो आपको पता होता है कि किस अमाउंट के अगेंस्ट है। अगर आपने 617 के 600 दे दिया ना, तो फिर आप ढूंढते रह जाओ। ठीक है, नहीं बन पाती है ना, बालों का हिसाब बन जाता है। अच्छा जी, यार एक बात बताए, राउंड ऑफ अमाउंट हमने कैसे मालूम किया, और कैसे? अमाउंट खुद तो मुंह निकाल के नहीं कहेगा कि मैं राउंड ऑफ हूँ। 1,00,000 1,20,000 बाकी मुझे नजर आ रहा है उसको, नहीं इतना भी नहीं होना ना, आपको एंड में 0 आया तो राउंड ऑफ है, 1,00,000 और 1,20,000 ये राउंड ऑफ अमाउंट नजर आ रहा है। इसके बावजूद यार मसला रहता है, इसके बावजूद इश्यूज रहते हैं। आप जब एक चीज रिकॉर्ड करते हो, और तो हमने एक चीज रिकॉर्ड कर दी, ठीक है जी,
100 रुपए में हमने सेल्स रिकॉर्ड कर दी। थोड़ा टाइम गुजरा, हमने कहा जी अपने तमाम पुराने कस्टमर्स को 1% रिबेट डाल दिया आपने सिस्टम में, उससे क्या हुआ, एडजस्ट हो गया। अच्छा, बाद में बात होता है ये कि सर उसको आप टारगेट दे देते, कितने यूनिट खरीदे तो आपको मैं डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है जी। अच्छा, बाद में बात वो करता है ये कि पैसे आपको देता है, ठीक है जी, वो पैसे एक इनवॉइस के आ रहे होते हैं, नई इनवॉइस के सेल्स, पुराने इनवॉइस के पैसे, तो जब सारी चीजें सिस्टम में डलती है ना, तो आमतौर पर राउंड ऑफ बैलेंस जनरली नहीं आता। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने 100 रुपए की सेल्स की, आपको चेक भेजा 100 रुपए से कम का, कहा भाई मैं 2 टुकड़ों में दे रहा हूँ, बाकी बाद में दे दूंगा। उसने क्या किया, मजीद सेल्स कर ली, आप मजीद गुड्स आपसे ले ली, ठीक है जी। तो जब ऊपर नीचे बैलेंस चल रहा है तो राउंड ऑफ शाजो नादिर ही आता है। अगर किसी का एग्जैक्ट राउंड ऑफ अमाउंट आ रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मामला क्या है, आउट। चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। बिस्किट खरीदते हो, ये खरीदा, जिस कंपनी ने बेचा होगा ना उसने सेल्स पता है कितनी बुक की होगी, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये 20 रुपए का अमाउंट है, लेकिन इसमें सर कोई 17% का क्या है, इसमें 20 रुपए में शामिल है, तो सेल्स बुक करेगा कितने से, 20 रुपए से नहीं, कितने से, 16-17 रुपए जो बनता है उससे उससे बुक करेगा, बाकी सेल्स टैक्स जो कलेक्ट किया वो पेबल दिखाएगा। तो अब एक बंदा सर 20 रुपए की सेल नहीं मिलेगी, दो ये 20 रुपए का है, लेकिन सेल्स टैक्स 4 करके दिया, तो सेल्स बुक ही किससे होगी, नेट से। लेकिन मेरे पास सर सेल्स में तो नहीं जाएगा ना, सेल तो रिसीवल में तो नहीं जाएगा ना, ऐसा है, है? देखो मैं फिर एक चीज, जो बंदा सवाल पूछेगा ना उससे भी जवाब देना, ये क्यों नहीं सोचते, जिससे सवाल पूछना है ना उसने खुद भी जवाब देना है, ठीक है जी। तो ये नहीं, ऐसा नहीं यार, मैं चलो तुम्हें इतना बता देता हूँ कि ऑडिट का पेपर एक बहुत अच्छा टीचर रिव्यू करता है, ठीक है, लाहौर का टीचर अच्छा टीचर है जो रिव्यू करता है, ठीक है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी को, ठीक है, नहीं नहीं एथिकली सही नहीं, ठीक है ना। आवाज आ रही है बेटा। फिर हमने जो है ना किया ये कि कुर्बानी की गाय लाके और बकरा लाके ज़िबा कर दिया, ठीक है, आगे हो रहा है। वो असल में मैं बात ये बता रहा था कि जो बकरा लाया था उसका सींग टूटा हुआ था, यहाँ देख लो। अच्छा, लियाकत को बेचना चाहिए, रीजन नेगेटिव बैलेंस है सर, साले को बेचना चाहिए, पुराना डेटर है, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग, 2020 में बैठे हुए हो तो क्या 35 साल तुम्हें चीज पुरानी लगती है क्या। डेटर 90 दिन से आगे निकल जाता ना आमतौर पे, तो उसके लिए 15-20% का प्रोविजन बुक कर लेते। अच्छा, बैंक्स में अगर 90 दिन से ज्यादा लोन निकल गया ना तो उस पर प्रोविजन बुक होता है 15% का, लेकिन अगर 6 महीने से ज्यादा चला गया 50% का प्रोविजन, और 12 महीने ड्यू डेट से ऊपर चला गया 100% प्रोविजन, ठीक है जी। है, एक दफा हम बैंक के ऑडिट पे गए, यूबीएल की ब्रांच है, एसएमए ब्रांच, स्पेशल एसेट मैनेजमेंट, स्पेशल मैनेजमेंट एसेट, ठीक है जी, आपने देखा होगा सदर में ब्रांच है, ठीक है जी, सेपरेटली मैनेज या स्पेशली मैनेज्ड एसेट्स है। इसमें सारे वो लोन है जो लोग लेके भाग गए, नहीं दे रहे। उसमें एक बंदा आ रहा था अलाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं नाम भी जानता हूँ आज, ठीक है। मैंने कहा यार ये, इसने कहा यार ये पैसे नहीं दे रहा, ये वो। हम खाना खाने निकले, यूबीएल की जो ब्रांच है उसके बिल्कुल सामने अलाइड इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान। हम वापस आए, हमने कहा भाई ये तो सामने खुला हुआ है, उसने कहा लेके दे दो, लेके दे दो, किताबों में बंद है, किसी पॉलिटिशियन का दो। हाँ जी, खत्म हो गई बात। हाँ जी, अमीर को भेजेंगे हम। हाँ क्यों, अबीर में अनयूजुअल फ्लक्चुएशन है, मुझे बताओ आप ये 4-5 पॉइंट ध्यान में रहेंगे, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग, अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस, राउंड ऑफ बैलेंसेस, नेगेटिव बैलेंसेस, न्यू कस्टमर विद ह्यूज बैलेंस, विद बिग बैलेंस, ऐसा ये कर लोगे, याद रहेगा। कितने ऐसे ऐसे जी, ये 5 आइटम याद रहेंगे आपको, हैं।
पक्का? अब मुझे एक बात बताएं सर, एक स्टेप में और आपको आगे लेके जा रहा हूं। हमने क्या क्या देख लिया अब तक? बोर्ड ब्रेक नहीं, हमने डिजाइन देख लिया, कैसे बनाना कंफर्मेशन को, ऑथराइज सिग्नेटरीज, ये सारे मामला देख लिए। टाइमिंग, भेजना कब कब है, किन पार्टीज को भेजना है, ऐसा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखने जा रहे हैं, व्हाट टू कंफर्म। इस पर मैं लगाऊंगा टाइम, क्योंकि इसी की बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कंफर्मेशन में क्या चीज मौजूद होनी चाहिए और क्या चीज मौजूद नहीं। तैयार? अच्छा जी, आए जरा दोस्त। पार्टीज ऑफ कंफर्मेशन, पार्टी, अच्छा ये है मेरे पास आम तौर पे 3 बड़ी कंफर्मेशन जिसमें एग्जामिनर सवाल पूछता है। वैसे तो कंफर्मेशन और भी बहुत सारी है, लेकिन ये 3 है जिसके कंटेंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, मैं होमवर्क के लिए भी दे दिया करूंगा बेटा जी। डेटर्स, खुद बताओ एक डेटर से क्या क्या कंफर्म करवाते हो? क्लोजिंग बैलेंस और टर्म्स एंड कंडीशन किस चीज की? मतलब ये है कि ड्यू कब तक है, कितने दिनों बाद देना है, ऐसा। और डिस्काउंट्स क्या पूछो उससे? अच्छा देखो, ये है लंबी चौड़ी लिस्ट, अल्लाह के वास्ते उसको तरीके से देखना। नंबर 1, एक तो आप उससे पूछोगे आउटस्टैंडिंग बैलेंस, कि भाई इतने पैसे तुम्हें देने, ये मानता है? ये है सबसे बड़ा काम। फिर सर ना ना ना, सुन एक चीज, एक बात सुन, एक एक करके हम खोलते हैं और डिटेल में देखते जाते हैं। ठीक है जी। सर मैंने एक बंदे को गुड्स बेची हैं अप्रूवल बेसिस पे, तो वो चेक करे, समझ आता है तो रख ले, नहीं आता तो वापस कर दे, और अगर 10 दिन में वापस ना किया तो मैं सेल्स कंसिडर करूं, ऐसा है। अब मुझे एक बात बताओ, हमने एक बंदे को गुड्स बेची, 5-6 दिन हुए थे ईयर एंड आ गया, और हमने सर ईयर एंड के 2 दिन बाद से कंफर्मेशन भेजी। तो मुझे एक बात बताओ सर, ईयर एंड तक उस बंदे ने मुझे कोई चीज इंटीमेट नहीं की कि उसने रखे या ना रखे, तो जब मैं कंफर्मेशन भेजूंगा तो क्या करेगा? एटलीस्ट इसके थ्रू मुझे बता देगा कि मैंने गुड्स रखी हैं या नहीं रखी हैं। अगर रखी होंगी तो मैं क्या करूंगा? क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस में देखूंगा कि शामिल है या नहीं है। और अगर वो कहे कि नहीं यार मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, या मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने नहीं रखनी, तो फिर ये सेल में कंसिडर नहीं होनी चाहिए। मेरा एक सवाल है सर, अप्रूवल बेसिस पे जब भी सेल जाएगी, ये सिर्फ उस बंदे को ही पता होगा कि वो क्या करने वाला है, तो उससे कंफर्मेशन के थ्रू यह जानना जरूरी है कि ईयर एंड तक उस बंदे ने कितनी अमाउंट एक्सेप्ट कर ली थी। ठीक है जी, ईयर एंड तक उस बंदे ने कितनी अमाउंट एक्सेप्ट कर ली थी, क्योंकि उसी के हिसाब से उसका रिसीवेबल का बैलेंस जनरेट होगा। एक चीज होगी। अब आओ जरा दोस्त सुनो, दूसरी चीज सर, वारंटी का प्रोविजन। सर मुझे एक बात बताएं, बंदे को मैंने गुड्स बेची, मिसाल के तौर पर परमेश है, मनीष को मैंने मिसाल के तौर पर 100 रुपए की गुड्स बेची, एंट्री क्या पास की होगी? रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट कितने से? मैंने मनीष को वारंटी दी है 6 महीने की। कितने महीने की? 6 महीने की वारंटी दी है, और अभी चल रहा है से अगस्त। मैंने मनीष को 6 महीने की वारंटी दी है कि अगर गुड्स खराब हो जाए वापस दे देना। मेरा अंदाजा है कि 3% गुड्स वापस आएंगे, तो मैं सेल्स बुक करने के बाद क्या एंट्री पास करूंगा? वारंटी एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट कितने से? 3 रुपए से। ऐसा गौर सुनना, ये बात किसको पता है? मनीष को और मुझे पता है, ऐसा। ये है यूजुअल वारंटी। व्हाट इफ क्या मैं मनीष को एक्स्ट्रा वारंटी दूं? मनीष एक कस्टमर जो हाथ नहीं आ रहा था, मैंने कहा मनीष तुझे मैं ज्यादा वारंटी दे रहा हूं 1 साल की, और मुझे लग रहा है 1 साल में 3 नहीं 5 गुड्स रिटर्न आएंगे। यूजुअल वारंटी 6 महीने की होती, मैंने उसको कितने महीने की दे दी? मुझे बताओ ये चीज कैसे ऑडिटर पकड़ पाएगा कि जो गुड्स बेची गई है उसके अगेंस्ट कितनी वारंटी बाकी है? हाँ जी, बाकी क्रेडिट से कंपेयर कर लेंगे। सबसे आसान तरीका, जिससे गुड्स बेची है उसी से पूछ लो कि तुम्हारे पास जो गुड्स पड़ी हुई है उससे वारंटी का टाइम पीरियड बाकी है या नहीं है। अगर वो कह रहे कि बाकी, और हमने देखा हमारा प्रोविजन ही नहीं बना हुआ, तो बनाना चाहिए। हाँ सर, उस बंदे ने कहा मुझे अनयूजुअल टर्म्स दी गई है वारंटी, मैंने देखा अनयूजुअल टर्म्स की तो अकाउंटिंग ही नहीं हुई। उसका मतलब है तुमने बैलेंस कंफर्म करना, अप्रूवल बेसिस पे अगर कोई सेल्स दी है वो कंफर्म करनी है कितनी उसने एक्सेप्ट कर ली है। तुमने ये पूछना उससे कि जो तुम्हारे पास गुड्स पड़ी हुई है इस वक्त, कितनी गुड्स ऐसी हैं कि उसके अगेंस्ट वारंटी का क्लेम अभी भी तुम
कर सकते हो। आउटस्टैंडिंग वारंटी क्लेम्स तुम्हारे पास अभी भी कितना महीने की पड़ी हुई है, कितने महीने की वारंटी आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि इसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, प्रोविजन बनाऊंगा। कि याद रखना ये नहीं हो सकता कि एक बंदे के पास वारंटी का राइट मौजूद और मेरी बुक्स में प्रोविजन ना, ये नहीं हो सकता। ठीक है जी। पेनल्टीज किस चीज की, ये पेनल्टी हम पे कि हमने उसको फॉल्टी गुड्स दी। वो बंदा कह रहा है जी मैं आप पे 1000 रुपए की पेनल्टी चार्ज कर रहा हूँ, अच्छा हमें तो पता ही नहीं है, वो बंदे ने हमें कम्युनिकेट किया, हमने छुपा दिया, ऑर्डर को बताया ही नहीं कि हम पे को पेनल्टी लगी है, हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ रहा है। हम कंफर्म करने जाएंगे तो हम साथ में क्या कंफर्म कर लेंगे कि भाई कोई पेनल्टी तो नहीं है। उसने कहा हाँ हाँ पेनल्टी है, मैं 100 रुपए थोड़ी दूंगा, मैं कितने दूंगा, 90 रुपए दूंगा। तो सर ये मालूम करना जरूरी है कि कितनी पेनल्टी उस बंदे ने हमसे रिसीव करनी है या हमने उससे रिसीव करनी है। इससे क्या होगा, हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगा। अब बताएं सर क्या क्या पूछना है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पूछना है, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस के बारे में, आउटस्टैंडिंग वारंटीज का पूछना है कि गुड्स ऐसी तो नहीं जो वारंटी में अभी मौजूद है, फिर पेनल्टीज मौजूद है। अच्छा मैं तुम्हें एक बड़ा जबरदस्त सीन बता रहा हूँ। एक बंदे ने एक कंपनी को इन्वेंट्री बेची और वो इन्वेंट्री कंपनी ने कंज्यूम कर ली। क्या कर ली, कंज्यूम कर ली, कंज्यूम जीरो, खत्म, गॉन। उसके अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग वारंटी क्लेम का ऑडिटर ने डेटर को कंफर्मेशन भेजी कि भाई तुम्हारे पास कुछ गुड्स ऐसी पड़ी जिसके अगेंस्ट वारंटी क्लेम हो। उसने कहा गुड्स थी, मैंने सारी कंज्यूम कर ली, बेची नहीं आगे, क्या कर ली मैंने, कंज्यूम कर ली, खत्म। क्या करना चाहिए, कंपनी को अपना वारंटी प्रोविजन रिवर्स कर देना चाहिए। हाँ रिवर्स कर देना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर की वारंटी। तो सर आपको ये कंफर्मेशन में पूछना लाजमी है। अच्छा फिर जी आफ्टर सेल सर्विस, इसका भी आपको प्रोविजन बनाना पड़ता है। ठीक है जी, आफ्टर सेल सर्विस मेरी लाइबिलिटी है, मैंने करके देना सर, इसका भी प्रोविजन बनना चाहिए। तो मैं उससे पूछता हूँ कि कोई ऐसी कमिटमेंट तो नहीं है कंपनी ने कि आपको कहा है कि टीवी ले लो और 3 महीने बाद आके क्लीनिंग कर देंगे, या गाड़ी ले लो 3 महीने बाद आके उसको जो है वो सर्विस करके दे देंगे। इससे होगा क्या, कितने लोगों ने IFRS 15 पढ़ा, IFRS 15 में क्या, एक बंदे को आपने गाड़ी बेची और साथ में कहा 3 क्लीनिंग सर्विसेज फ्री, तो आपने सर जो कंसिडरेशन है उसके टुकड़े बनाने होंगे। ये भी आप उससे कंफर्म करोगे कोई आफ्टर सेल सर्विस देने का वादा तो नहीं किया है। अब ये ना हमने मोटरसाइकिल बेची हो, पूरा रेवेन्यू बुक कर लिया और पता चला बाद में कि उसको हमने आफ्टर सेल सर्विस भी देनी थी जिसके अगेंस्ट हमने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक करनी थी, कंसिडरेशन को तोड़ना था मुख्तलिफ हिस्सों। ठीक है जी। अच्छा जी फिर छठी चीज कैश डिस्काउंट बल्क परचेज। अच्छा अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस पे आराम से सवाल एग्जामिनर बना सकता है, गौर से सुनना। एक बंदे से मैंने वादा किया कि अरे भाई कि मैं आपको गुड्स बेच रहा हूँ, ठीक है जी, आपने अगर मुझसे 1000 यूनिट्स खरीदे, गौर से सुनना, कितने, 1000 यूनिट्स खरीदे तो मैं आपको 90 रुपए में एक यूनिट बेचूंगा, और अगर आपने 1000 से कम खरीदे तो मैं आपको 100 रुपए में एक यूनिट बेचूंगा। अच्छे तरीके से सुनना, पहले क्वार्टर में Q1 है सर, मैंने एंट्री पास की अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, गौर से सुनना। इस बंदे को मैंने ये कहा है कि 1000 यूनिट अगर तुम मुझसे पूरे साल में खरीदोगे तो मैं तुम्हें 1000 यूनिट्स बेचूंगा कितने में, 90 में, और अगर इससे लेस होंगे तो हर यूनिट की प्राइस कितनी है, 100। गौर से सुनना, एक टेबल बना रहा हूं, टेबल किसका है, रिसीवेबल्स का है। ठीक है जी, किसका टेबल है, रिसीवेबल्स का टेबल है, और एक टेबल है सेल्स का। और से देखना सर, इस बंदे ने मुझसे Q1 में 200 यूनिट्स खरीदे, कितने, पूरे साल में टारगेट कितने का, 1000 का। तो मैंने Q1 में 200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 कितने, 20,000। सेल्स बुक करते हुए मैं अपने आप से पूछूंगा, मैं कौन हूं सेलर, कि क्या ये कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर लेगा, मेरा जवाब आया नहीं। तो मैंने क्या किया, 200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 इज 20,000। रिसीवेबल बुक करते हुए आपने नहीं सोचना है, रिसीवेबल पूरी अमाउंट पे बुक करना डन। अब बताओ, मैंने एंट्री पास की रिसीवेबल डेबिट कितने से, और सेल्स क्रेडिट कितने से। उसके बाद हुआ ये Q2 आया, Q2 में इस बंदे ने मुझसे 400 यूनिट और ले ली। अब मुझे यकीन हो गया कि ये बंदा डिस्काउंट अवेल करेगा, किया नहीं उससे, तो मैंने क्या किया, 400 यूनिट और, कितने हो गए टोटल, 600, 100 रुपए के हिसाब से। अब तक इस बंदे से कितने लेने चाहिए मुझे, 60,000, तो एडिशनल कितने आ गए,
सेल्स बुक करते हुए क्वार्टर 2 जी 400 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 90 कितने हो गई, कितने, सॉरी 600 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 90 कितना, कितना भैया 54,000। सेल्स कितने से बुक करूं एक्स्ट्रा, 34 से। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से, पूरे 40 से। सेल्स क्रेडिट कितने से, 34 से। बाकी वेरी गुड सर, रिफंड लायबिलिटी कितने से, 6,000। क्यों, 600 यूनिट पे 10-10 रुपए हमें वापस करने। सर रिसीवेबल को कम क्यों नहीं किया, भाई रिसीवेबल मेरा लीगल राइट है, जब तक ये बंदा डिस्काउंट अवेल कर नहीं लेता मैं रिसीवेबल को रिड्यूस नहीं करूं। अब अज्यूम करो इधर ईयर एंड आ गया, रिसीवेबल कितने से आ रहा होगा, 40,000 से आ रहा है, टोटल 60,000 से आ रहा है। सेल्स कितने से आ रही है, मेरी बुक्स में रिफंड लायबिलिटी आ रही है। ऐसा हमने उसको कंफर्मेशन भेजी, हमने कहा आपका क्या इरादा है, आप आगे के क्वार्टर्स में ये 600 यूनिट पूरे करोगे, जो 1000 यूनिट है ये पूरा करोगे। उसने कहा मैं लानत बेचता हूँ कंपनी पे आपकी, ये 4 को खरीद कर मैं पछता रहा हूँ। कंफर्मेशन आ गई, हम गए मैनेजमेंट के बाद, हमने कहा तुम्हारी अजम्पशन निकल जाए। क्यों, क्योंकि वो बंदा कह रहा है कि भाई मैं ये अवेल नहीं करूंगा, या मैनेजमेंट सोच रही थी कि वो बंदा अवेल नहीं करेगा। ठीक है जी, और हमने उसको भेजा, उसने कहा सर मेरे प्लानिंग में ये कि मैं आगे अवेल करूंगा। ठीक है जी, और मैंने कंफर्म प्लानिंग, तो हम शायद जाके कंपनी की मैनेजमेंट को बोल सकते हैं कि अब मुझे एक बात बताओ और सुनो, मुझे बताओ सर कंफर्मेशन के लिए ये पूछना जरूरी है सामने वाली पार्टी से, सबसे ज्यादा इन्फॉर्म बंदा कौन है जिसने जवाब दिया, खुद है वो। उससे ज्यादा कौन इन्फॉर्म्ड होगा ये बताने के लिए कि वो ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो हम सर ये भी पूछ लेने लगे दबे अल्फाजों में कि भाई आपने ये डिस्काउंट अवेल करना है या नहीं। अब मुझे एक बात बताएं सर, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी सारी चीजें हैं, एग्जामिनर कभी भी इसके ऊपर एक अच्छा सवाल बना देगा और कहेगा जी बताएं, कंफर्म करें कि ये सारी चीजें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, डेटर्स की कंफर्मेशन में क्या क्या चीज मिसिंग है। अब बताओ अगर मैं ये सुई घुमा के दोबारा पूछूं आपसे, पहली चीज क्या जी, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। सेल्स हुई, आउटस्टैंडिंग बैलेंस है सर। फिर सर अप्रूवल पे जो सेल्स है वो वारंटी और पेनल्टी का प्रोविजन, दो प्रोविजन आ गए। फिर सर हमारे पास तीसरी चीज आफ्टर सेल सर्विस और बल्क परचेज डिस्काउंट। अच्छा अब मैं इसको कैटेगराइज कर देता हूँ, याद रखना ये दोनों सेल्स से रिलेटेड है, सेल्स जनरल सेल्स। ठीक है जी, इन दोनों के अगेंस्ट सेल्स एडजस्ट होती है। सेल्स या तो बढ़ती है या कम होती है। आफ्टर सेल सर्विस होगी तो आपने रेवेन्यू के 2 टुकड़े करने होंगे, एक अभी बुक करोगे एक बाद में बुक करोगे। ठीक है जी, डिस्काउंट होगा तो आप अपने रेवेन्यू को रिड्यूस करोगे, इन दोनों के अगेंस्ट प्रोविजन बनता है। ऐसा अब बताओ क्या क्या चीज डेटा से कंफर्म करो, कितनी तुम्हें जेन्युइन सेल हुई है, कितनी अप्रूवल वाली सेल हुई। डन, दो गई, वारंटी का प्रोविजन पेनल्टी का प्रोविजन दो ही होगा, और आफ्टर सेल सर्विस और डिस्काउंट पक्का कर लोगे मैनेज। बढ़े आगे एक स्टेप है मेरे प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़े, बढ़े हैं ना, आगे आओ सर। अब सुनो, ये है मेरे पास एक इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, एक लेजर है, इस बंदे का नाम है लालू प्रसाद चांडियो। ठीक है जी, यहाँ देखिए इसका लेजर रेफरेंस आ रहा है, समरी ऑफ ट्रांजैक्शन आ रही है, ओपनिंग बैलेंस है, इसको सेल्स हमने कितने की है, अप्रूवल पे सेल्स कितने की है, पेनल्टी और लेट पेमेंट ये किसने चार्ज किया, हमने चार्ज किया, हम मांग रहे हैं इससे। ठीक है जी, और पेनल्टी और लेट डिलीवरी ये कौन चार्ज करेगा, वो हमसे चार्ज करेगा। और वारंटी इज पेड ऑफ, ये वारंटी हमने पे ऑफ कर दी है, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, हम इंटरेस्टेड किसमें होते हैं, रिमेनिंग वारंटी, कैश कलेक्टेड और क्लोजिंग बैलेंस। मुझे बताओ मैं उससे क्या, अच्छा नीचे भी आ रहा है, आउटस्टैंडिंग वारंटी जितने की हैं, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस इतने का है जो आउटस्टैंडिंग है, फिर प्रोविजन फॉर आफ्टर सेल सर्विस कितने का है। ठीक है जी, और एक्सपेक्टेड डिस्काउंट और अर्ली पेमेंट। मुझे बताओ मैं इसमें क्या क्या चीज कंफर्म करूंगा उससे, ओपनिंग कंफर्म करूंगा, जानती हूँ। एक बात बताओ, क्या ओपनिंग बैलेंस कभी डेटर से कंफर्म किया जाता है, हाँ किया जाता है, ऑडिट होता है।
आगे आएगा जो हम पढ़ेंगे। अगर हमारा इनिशियल ऑडिट होता है तो हम क्लोजिंग बैलेंस और ट्रांजैक्शंस कंफर्म करके सोते नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस और ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही भी आपने निकाल ली हो, ओपनिंग बैलेंस गलत, रिसीवेबल गलत, लेकिन आमतौर पे हमने अगर लास्ट ईयर का ऑडिट किया होता तो ओपनिंग में काम नहीं करते। अब बताओ जी, सबसे पहले भाई मेरी आवाज आ रही है? क्या हो गया भाई? अच्छा ये नहीं, टोटल सेल में मुझसे कंफर्म नहीं कर रहे हैं। सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस हम देखते हैं कि जनाब हमारे पास आउटस्टैंडिंग कितना है। आउटस्टैंडिंग का मतलब कहां? ओ भाई पीछे जा ना। अब बताएं सर, ये हम कंफर्म नहीं करेंगे बल्कि ये कंफर्म करेंगे, ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग कितना है? और सर हम पेनल्टी ऑन लेट डिलीवरी को कंफर्म करेंगे, सर लेट पेमेंट को कंफर्म करेंगे। फिर वारंटी पेड ऑफ, ये नहीं, आउटस्टैंडिंग वारंटीज कितनी है सर, ये हम कंफर्म करेंगे। कैश कलेक्टेड नहीं सर, ये हम कंफर्म नहीं करेंगे। और क्लोजिंग बैलेंस हम कंफर्म करेंगे। और सर ये दोनों हम कंफर्म करेंगे। ऐसा है लेट डिलीवरी, हमने गुड्स देर से भेजी, उससे हम पे पेनल्टी लगा दी ना। लेट पेमेंट पे तो हमारा है ना, हमने पेनल्टीज दोनों कंफर्म होंगे। हम कह रहे थे हमने यहाँ पे पेनल्टी लगाई, आप मानते हो? आप आगे से इशारा करके भेज दो, नहीं मानता ऐसा है। तो हम कह रहे हैं हम ये समझते हैं कि 120 रुपए आपसे रिसीव करना है, नीचे आ रहा है ना आउटस्टैंडिंग, वो देना है ना, उसके बारे में पूछना, ठीक है जी। अब ये याद रहेगा, अगर आपको जैसे लिस्ट एग्जाम में दे दे और पूछे कि बताओ इसमें क्या क्या कंफर्म करना चाहिए, आप बता दो। अच्छा एक बंदा कह रहा है नहीं ऐसी की तैसी, मैं तो ये भी कंफर्म करूंगा कि मैंने कैश कितना रिसीव किया। क्या ऑडिटर को मना है ये चीजें कंफर्म करना? नहीं सर, लेकिन ये वो जनरल चीजें जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिस से निकाली गई कि लोग आमतौर पे कंफर्म करते हैं, और तुम्हारे एग्जामिनर के पास भी लिस्ट मौजूद है। ऐसा हम बढ़े आगे। अच्छा इसके बाद तुम्हारी कोई क्लास है क्या? चलो बस मैं रोज 1 घंटे की क्लास 1.25 घंटे की लगाऊंगा, आज 1 घंटे की लगाई, 1.25 घंटे की। अब मुझे बताओ आपको याद क्या करनी है? याद क्या करने के लिए मैं चीजें दे के जा रहा हूँ सर। डेटर्स की कंफर्मेशन का लिस्ट का हिसाब किताब, किन लोगों को आपने भेजनी है, और ट्रांजैक्शन अगर इंटरम हो तो आपने क्या क्या करना है। कल मैं किसी भी बच्चे को रैंडम क्लास में खड़ा करके पूछ लूंगा। कल बहरहाल हमारी छुट्टी है, आप सेमीफाइनल एंजॉय करें। इस टाइम पे हम सब शुक्र अदा कर रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे अगले दिन इंडिया के जलील होने की, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।